दोस्तों, उर्दू हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये हमारा नवा वीडियो है और इस वीडियो के लिए हमने ऐसे चंद अल्फाज चुने हैं जो सुनने में दिखने में एक जैसे लगते हैं मगर उनके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बिल्कुल अलग होते हैं और इसीलिए वो कभी-कभी हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो जब भी आप अनुवाद कर रहे हो उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू उर्दू, तो हमेशा उन कंफ्यूजिंग फ्रेजेस पर ध्यान रखें, उन पर हमेशा गौर करें क्योंकि अगर आप उन पर गौर नहीं करेंगे तो मतलब कुछ का कुछ निकल सकता है। बहुत से लोग आजकल उर्दू ट्रांसलेटर या अनुवादक के जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग ये वीडियो जरूर एक बार देख लें क्योंकि मुझे यकीन है कि इसमें जो भी फ्रेजेस दिए गए हैं वो जरूर आपके लिए कारआमद होंगे और बराए मेहरबानी इनको याद भी रखें, इनका रिव्यू भी करते रहें ताकि जब आप एग्जाम में जाएं तो आपके जहन में इस तरह के फ्रेजेस हों। और वो फ्रेजेस हमने लिए हैं इंग्लिश जबान के कि जो सुनने में देखने में एक जैसे लगते हैं मगर जब हम उनका तर्जुमा करते हैं तो उनमें कुछ न कुछ एक बहुत छोटी सी बड़ा सटल उसमें मतलब का फर्क होता है। तो ऐसे ही हमने पहला लफ्ज चुना है एडमिट और दूसरा है कन्फेस। एडमिट का मतलब होता है कबूल करना, किसी चीज को स्वीकार करना, लेकिन जब हम कन्फेस कहते हैं तो वहां पर अपनी गलती को या पाप को स्वीकार करना, तो दोनों में अच्छा खासा फर्क हमें दिखाई देता है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा लफ्ज है अमंग और बिटवीन। हमेशा याद रखिए कि अमंग हम दो से ज्यादा लोगों या चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं तो वो बिटवीन दो लोगों या दो चीजों के बीच होती है, उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है अमाउंट और नंबर में क्या फर्क है। जब हम अमाउंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसी गिनती होती है जिसे हम एक एक करके नहीं गिन सकते, लेकिन जब हम नंबर कहते हैं तो वो गिनती, वो काउंटिंग होती है जिसे हम एक एक करके वन बाय वन गिन सकते हैं। उसी तरह से एंशियस और ईगर। जब हम एंशियस का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है बेचैन या व्याकुल, लेकिन जब हम ईगर कहते हैं तो वो बेकरारी और आतुरता के मतलब में आ जाता है, यानी बेकरार और आतुर। फिर है आर्टिजन जो दस्तकार होता है, शिल्पकार, और उसी के पैरेलल हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब है फनकार या कलाकार। ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स। तो ऑडियंस तो हो गया श्रोता या दर्शक जिसे हम उर्दू में सामईन कहते हैं, लेकिन जब हम स्पेक्टेटर्स इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है तमाशबीन, तमाशा देखने वाला, जिसे हम मूक दर्शक भी कहते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि दर्शक और मूक दर्शक में काफी फर्क है, वही फर्क ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स में है। फिर है बेटर और वेल। ये दो अल्फाज हमने चुने हैं सेहत के हवाले से। तो जब हम कहते हैं कि फीलिंग बेटर तो इसका मतलब है कि पहले से बेहतर या स्वस्थ है। जब हम कहते हैं डूइंग वेल उसका मतलब है कि पूरी तरह से सेहतमंद या स्वस्थ है। बोथ और ईच। बोथ का मतलब होता है दोनों और ईच का मतलब है हरेक या प्रत्येक। ब्रिंग और टेक। ब्रिंग का मतलब है लाना और टेक का मतलब है ले जाना। जैसा कि हम सब जानते हैं कंपाउंड वर्ब है ये, जिसमें दो लफ्ज आ रहे हैं, दो वर्ब आ रहे हैं, ले और जाना, और ये आमतौर पर एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल होता है। फिर है कैन और मे। जब हम कैन का इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई चीज जो हम फिजिकली जिस्मानी तौर पर करने के लायक हैं या शारीरिक रूप से करने के योग्य हैं, लेकिन जब हम मे का इस्तेमाल करते हैं, मे आई गो टू, तो वहां पर हम अनुमति ले रहे होते हैं, इजाजत ले रहे होते हैं। फिर है क्लाइमेट और वेदर। क्लाइमेट का मतलब है आब हवा, जलवायु, लेकिन वेदर का मतलब है मौसम या ऋतु। उसी तरह से कपल और पेयर। कपल का मतलब है आमतौर पर शादीशुदा जोड़ा जिसे हम दंपत्ति कहते हैं, लेकिन पेयर हम किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज का जोड़ा जैसे जूते का जोड़ा या जोड़ी, लेकिन कभी कभी पेयर को हम
शादीशुदा लोगों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कपल आमतौर पर दंपतियों के लिए ही इस्तेमाल होता है। फिर है डिस्पाइज और डिटेस्ट। डिस्पाइज का मतलब है नफरत करना, घृणा करना, और डिटेस्ट का मतलब है नापसंद करना, किसी को अपने से कम जानना या समझना, तुच्छ जानना। फिर है ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का मतलब है आपस में, जिसे हम म्यूचुअली भी कहते हैं, और वन अनदर का मतलब है एक दूसरे से या एक दूसरे के साथ। फिर है हैबिट और कस्टम। हैबिट है आदत या प्रवृत्ति, कस्टम है चलन, रिवाज, रीति रिवाज। फिर उसके बाद एक फ्रेज हम देखते हैं इफ इट वॉज, जिसका मतलब है अगर ऐसा था। उसी के पैरेलल हमारे पास दूसरा फ्रेज है इफ इट वर, अगर ऐसा होता। तो आप देखिए वॉज और वर में मतलब में कितना फर्क आ गया है। इफ इट वॉज अगर ऐसा था, इफ इट वर अगर ऐसा होता कि मैं तुमसे मिलती। तो दोनों के मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। फिर उसके बाद लर्न एंड टीच। लर्न का मतलब है इल्म हासिल करना, ज्ञान प्राप्त करना। टीच का मतलब है ज्ञान देना, इल्म देना या पढ़ाना। लीव और लेट। लीव का मतलब है छोड़ना या जाना, विदाई लेना। लेट का मतलब है इजाजत देना या इजाजत लेना, लेट मी गो। उसके बाद है लेजिबल और रीडेबल। लेजिबल का मतलब क्या है? सुपाठ, पढ़ा जा सकने वाला। लेकिन जब हम रीडेबल कहते हैं तो उसका मतलब होता है कुछ ऐसा पढ़ना जो दिलचस्प हो, पठनीय हो, रोचक हो। फिर है मैनी और मच। मैनी का मतलब है बहुत और मच का मतलब भी है बहुत। अब हम देखेंगे कि मैनी और मच में फर्क क्या है। जब हम मैनी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास काउंटेबल चीजें होती हैं जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, लेकिन जब हम मच का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते। जैसे देयर वर मेनी पीपल, वहां पर बहुत से लोग थे तो आप उन्हें गिन सकते हैं कितने थे, 10 थे, 20 थे, 100 थे, 1000 थे। लेकिन जब हम कहते हैं कि देयर वाज सो मच वाटर तो आप उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये फर्क है मैनी और मच में। उसके बाद हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो में दिए गए फ्रेजेस पर जरूर आप गौर करें, उन्हें ध्यान रखें, उनको याद करें और जब भी तर्जुमा करें तो इसे हमेशा हमेशा अपने जहन में रखें। देखने में ये बहुत छोटे छोटे अल्फाज हैं लेकिन मतलब भी तकरीबन एक ही जैसा है, मगर जो उसका कॉनोटेशन निकल रहा है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है तर्जुमा करते वक्त, अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे और बरमहल इस्तेमाल करेंगे और याद रखेंगे। तो दोस्तों ये हमारी आज की पेशकश थी। आपको कैसी लगी हमें जरूर इत्तला करें और हम फिर से उन लोगों का शुक्रिया एक बार अदा करेंगे जो हमें ये इत्तला देते हैं या हमें बताते हैं कि हमारे वीडियो हमारे चैनल से चुरा कर लोग इल्लीगली अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। अगर आपकी नजर से भी ऐसा कोई वीडियो गुजरे जो हमारा वीडियो है और इल्लीगली किसी चैनल ने उसे अपलोड किया है तो बराए मेहरबानी हमें जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।